जय हिंद साथियों, तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। और इससे आपके जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारा प्राचीन भारत का सीरीज नंबर 8 है। तो अगर अभी तक आपने सातों सीरीज को नहीं देखा है तो आपको उसका जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है प्राचीन भारत का, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। महाजनपद और मगध साम्राज्य से जो प्रश्न है उसको यहाँ पे देखते हैं। और ये आपके जो भी आईएएस से पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न और इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ठीक है, यानी गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्मक जो था वह जो महाजनपद है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको हम आपको दिखा देते हैं आपको मैप के माध्यम से, ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे महाजनपद कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया वाला मैप है और इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गोदावरी नदी भाई कहाँ पे, तो यहाँ पे दक्षिणी में है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे दक्षिण भारत में ये वाला हमारा दक्षिण भारत है पूरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी नदी गई है ये हमारी गोदावरी नदी है और इधर हमारे यहाँ पे जो कृष्णा नदी गया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों नदियां जो कि गई हुई है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बीच में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्मक जो है। ठीक है, अस्मक जो है वो आपका बीच में ही आपका यहाँ पे स्थित है। तो बीच में हमारा कौन सा है, तो महाजनपद जो है वो अस्मक है, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में हमारा अस्मक जो महाजनपद है वो स्थित है। तो यानी गोदावरी नदी के तट पर भाई कौन सा महाजनपद है, तो आपका अस्मक जो महाजनपद है आपका स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे महाजनपद है। यहाँ पर आपको 2-3 महाजनपदों को याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंबोज है। ठीक है, तो कंबोज का आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका समय गांधार है, उसका समय कुरु है, उसका समय मत्स्य है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इनकी राजधानियों को थोड़ा देख लेना है। जैसे कि कंबोज, कंबोज का जो राजधानी था वो था हाटक। ठीक है, हाटक जो था वो कंबोज की राजधानी थी। उसका से गांधार, गांधार का भाई तक तक्षशिला था। ठीक है, उसी प्रकार से कुरु, कुरु का भाई कौन सा था, तो कुरु का भाई इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद से मत्स्य, मत्स्य का जो था वो विराट नगर था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो 16 महाजनपदों में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद है उनको आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे मगध महाजनपद। ठीक है, तो मगध से ही भाई यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो वंश निकले हैं सब मगध से ही निकले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया प्रश्न। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो आपको हमें बताना है कि किस महाजनपद मानी किस बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, हमें आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ में आपको बताना है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख जो कि मिलता है। ठीक है, अगर आपको यही पे पूछ दे कि जो कि जैन धर्म में यहाँ पे किस ग्रंथ में यहाँ पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अगर जैन ग्रंथ में पूछा जाए ना तो आपको यहाँ पे भगवती सूत्र को याद रखना है। ठीक है, भगवती। ठीक है, भगवती सूत्र जो है इसमें आपको यानी जैन जो ग्रंथ है उसमें आपको भगवती सूत्र में यहाँ पे 16 महाजनपदों की चर्चा जो कि मिलती है। जबकि बौद्ध ग्रंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अंगुत्तर निकाय है इसमें आपको 16 महाजनपदों की जो चर्चा है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में बोलेगा तो अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ में अगर बोलेगा तो यहाँ पे भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पे अंगुत्तर निकाय है, इसी में जो चर्चा मिलती है 16 महाजनपद की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंगुत्तर निकाय है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूत्र पीठक है। ठीक है, जैसे कि हमारे पे बौद्ध धर्म में 3 गो पीठक था, उसी में हमारा एक सूत्र पीठक है, फिर हमारा एक अभिधम्म पीठक है, एक हमारा विनय पीठक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पीठक भाई कितने थे, तो 3 पीठक थे, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है। ठीक है, यानी मगध का इतना उत्थान हो गया, यानी मगध साम्राज्य इतना आगे बढ़ा, उसके लिए कौन सा जो शासक है वो उत्तरदायी है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बिंबिसार जो है वो सबसे यहाँ पे इसके मगध साम्राज्य के उत्थान का सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण यहाँ पे शासक माना जाता है। ठीक है, यानी मगध साम्राज्य इतना उत्थान किया, यहाँ पे इतना आगे बढ़ा, इसके लिए यह बिंबिसार जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिंबिसार जो है वो हरेक वंश का पहला जो कि शासक था, इसको आप संस्थापक भी कह सकते हैं हरेक वंश का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। यानी सिकंदर महान वही जिसे विश्व विजेता के नाम से जानते हैं, यानी अलेक्जेंडर निकेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यानी जो सिकंदर था वह किस राजा के समकालीन था, यानी मगध में किस राजा के समकालीन था, ये आपको बताना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये घनानंद के जो कि समकालीन है। घनानंद भाई किस वंश के का था, तो यहाँ पे नंद वंश का था। ठीक है, यानी घनानंद जो था वो नंद वंश का था, तो यह नंद वंश के जो कि समकालीन था। और यहाँ पे किस नंद वंश के किस शासक के समकालीन था, तो यहाँ पे घनानंद के समकालीन था। ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं इसको क्रम वाइज से। ठीक है, पूरा यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप पांचवा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों में कालानुक्रम आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कब कब वंश जो है वो आए हुए हैं, लाइन से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश आया था वो आपको हरेक वंश आया था, तो हरेक वंश आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड पे आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, उसके बाद से आपका यहाँ पे थर्ड पे नंद वंश हो जाएगा, उसके बाद से आपका यहाँ पे मौर्य वंश हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा वाला पे तो आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 4 2 1 3 कहाँ पे भाई, यहाँ पे कूट में आप देख लीजिए प्रश्न को, यहाँ पे 4 2 1 3 जो हमारा पहला वाला है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक फोटो जो है बना रहे, ठीक है। आपको हम फोटो के माध्यम से दिखा देते हैं कौन कौन सा वंश जो है वो कब आया था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे प्राचीन वंश की अगर बात करते हैं तो आपका बृहद्रथ वंश है, ठीक है, जिसका संस्थापक जो है वो बृहद्रथ ही था, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या फिर राजगिरी थी, ठीक है। उसके बाद से जो वंश आया हम आपका हर्यक वंश आया, उसके बाद से शिशुनाग वंश आया, उसके बाद से नंद वंश, उसके बाद से मौर्य वंश, ठीक है। तो आपको तीनों चारों याद रखना है लाइन से। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, इनका जो राजधानी था वो राजगिरी था। उसके बाद से यहाँ पे जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे, और इनकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद, इनकी जो राजधानी थी वो यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। और जो मौर्य वंश है उसके संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, आपको एकदम इससे प्रश्न जो एग्जाम में बनते ही हैं। तो इसको लाइन से जो वंश है इनके आपको क्रम को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है, ठीक है, यानी किसमें राजा नंद का उल्लेख जो मिलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजा नंद का जो उल्लेख है वो खारवल की हाथी गुम्फा अभिलेख में जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो राजा जो नंद थे, ठीक है, इनका जो कि खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है, इनका अभिलेख में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप इसको हम आपको दिखाते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ इसको यहाँ पे दबा हुआ था, इसको खोद करके इस प्रकार से निकाला गया है, ठीक है। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने यहाँ पे 57वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से बिंबिसार का अन्य नाम, ठीक है, यानी बिंबिसार जो था इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिंबिसार को किस मतलब कि अन्य नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपके अगर ISPSS के एग्जाम में जो कि बहुत ही अंदर से डीप में पूछ देता है, ठीक है। तो बिंबिसार का जो अन्य नाम था वो था श्रेनिक, ठीक है। श्रेनिक जो था इसका अन्य नाम है, जैसे कि महापद्मानंद की अगर बात करी जाए तो महापद्मानंद का जो कि यहाँ पे जो नाम है यानी उसका भी एक अन्य नाम है, यानी महापद्मानंद का भी एक अन्य नाम है। तो अग्रसेन जो है वो महापद्मानंद का एक अन्य नाम है, ठीक है। पद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद का जो कि एक अन्य नाम, यानी जो नंद वंश के जो महापद्मानंद थे इनका भी एक अन्य नाम है जिसको हम अग्रसेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी महापद्मानंद को अग्रसेन के नाम से जानते हैं, जबकि बिंबिसार को हम यहाँ पे श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह अन्य नाम को आप दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने 58वां प्रश्न दिया गया कि नंद वंश के पतन के पश्चात किस वंश का उत्थान हुआ। तो नंद वंश के पतन के पश्चात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे मौर्य वंश का उत्थान हुआ, ठीक है, मौर्य वंश का ही उत्थान हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको आई होप क्लियर हो गया। आप ऊपर ने आपने जो कि वंश को देखा ही है तो आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है 9वां वाला कि महाजनपदों में मगध महाजनपद, ठीक है, की राजधानी जो थी वो क्या थी, ठीक है, यानी मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो राजगिरी या फिर गिरिव्रज जो थी वो मगध महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पे मैप में बताया है, ठीक है, कि हाटक जो है वो किसका है भाई, तो कंबोज का भाई हाटक है, ठीक है, कंबोज का हमारे का है तो हाटक है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे विराटनगर भाई किसका है, तो मत्स्य का विराटनगर होता है। और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो है वो आपका कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राजधानियों को याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाजनपद में मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, तो गिरिवंश या फिर राजगिरी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने प्रश्न दिया गया 10वां वाला सूची वाला प्रश्न है, इसको आपको सुमेलित करना है। आइए यहाँ पे मिलाते हैं इसको आसान तरीके से। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है एक और सूची में हमारा राजा दिया गया है, एक हमारा राजा दिया गया है, यानी कौन सा राजा किस राज्य का था वो ये आपको बताना है, यानी किस प्रांत का था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रघोत है, ठीक है। तो प्रघोत का भाई पूरा नाम भाई क्या है, तो यहाँ पे चंद्र प्रघोत, ठीक है, चंद्र प्रघोत जो है इसका पूरा नाम है। और ये भाई कहाँ के भाई राजा थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये अवंती के राजा थे, ये आपको ध्यान होगा कि जब बिंबिसार ने अवंती के जो राजा थे यानी चंद्र प्रघोत के पास जब ये बीमार थे तो वहाँ पे जीवक नामक का एक डॉक्टर को भेज करके और यहाँ पे मतलब कि वैद्य को भेज करके और उनका जो कि इलाज करवाया था, जिसके कारण अवंती को अपने में मिला लिया, यानी मगध में मिला लिया था, ठीक है। तो जो चंद्र प्रघोत थे वहाँ पे अवंती के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से उदाइन, तो उदाइन भाई कहाँ का था, तो उदाइन जो है यहाँ पे वत्स का जो कि उदाइन है, ठीक है, यानी उदाइन जो है वो वत्स के ही यहाँ पे राजा थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत जो थे वो कहाँ के भाई थे, तो प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के थे, ठीक है, कौशल के जो थे वो प्रसेनजीत थे। और अजातशत्रु भाई कहाँ का था, तो वो यहाँ पे मगध का था, ठीक है। बिंबिसार के भाई अजातशत्रु ही तो आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इतनी चीजों को। अब देखिए कैसे इसको मिलाना है, बहुत सारे लड़के इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे मिलाना है। सबसे पहले आपका ए का भाई कहाँ पे गया, तो 3 में, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बी का आपका बी में है, ठीक है। उसके बाद से सी का हमारे कहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं चौथे वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, फिर आपका यहाँ पे डी। तो
इस प्रकार से आपको मिलाना है। देखिए आप कैसे मिलाएंगे इसको, सबसे पहले आपके पास 3 है, ठीक है, यानी ए के सामने आप नंबर देख लीजिए तो 3 है, उसके बाद से बी के सामने नंबर देख लीजिए 2 है, तो यहाँ पे 3 2 उसके बाद से 4 और 1, ठीक है, 3 2 4 और 1, 3 2 4 और 1 भाई हमारे कहाँ पे है, वही हमारा सही जगह, ठीक है। तो 3 2 4 और 1 हमारा, आपको देख लीजिए आप कहाँ पे है, तो 3 2 4 और 1 जो है वो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको इस प्रकार से सारे प्रश्न जो है वो क्लियर हो गएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो मगध साम्राज्य से या फिर महाजनपदों से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 प्रश्न थे आपको क्लियर हो गया होगा, और आपका ये जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। और हम 9वें सीरीज में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड जय हिंद, वंदे मातरम।